फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप वेल। मैं विकास कुशवाहा आज आपके सामने सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ। किसका? क्लास 9 चैप्टर 3 ड्रेनेज। ड्रेनेज मीन्स द रिवर्स ऑफ इंडिया। तो दोस्तों उसमें जैसा कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, हिमालयन रिवर के 2 पार्ट बता चुके थे, एक गंगा एक इंडस। थर्ड बचा हुआ था जिसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ये तिब्बत प्लेट्यू है। तिब्बत प्लेट्यू में मानसरोवर लेक से ये ओरिजिनेट होती है, निकलती है और ईस्ट वर्ड डायरेक्शन में बढ़ती चली जाती है। कहाँ? बिल्कुल हिमालय के पैरेलल। ठीक है, लेकिन चूंकि ये जो तिब्बत वाला रीजन है ये काफी ज्यादा ड्राई होता है और ड्राई होने की वजह से जो इसमें पानी की मात्रा होती है बहुत कम होती है। इसकी वजह से ये सॉइल इरोजन भी काफी कम मात्रा में करता है और अपने साथ बहुत नाम मात्र का सिल्ट बहा के ले जाती है ये नदी। ठीक है, और जैसे जैसे ये पूर्व में आती है फाइनल यहाँ पे नमचा बरवा की पहाड़ी है। नमचा बरवा क्या नाम है? याद रखिएगा, नमचा बरवा। नमचा बरवा की पहाड़ी से ये टकराती है। नमचा बरवा की हाइट 7,757 मीटर, 7,757 मीटर ये इसकी हाइट होती है। यहां से ये टकरा के और यू टर्न लेके अरुणाचल प्रदेश, इंडिया के अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है। इंडिया के अरुणाचल प्रदेश से जब एंट्री करती है, ध्यान दीजिएगा इस बीच इसकी जो नाम इसका होता है ब्रह्मपुत्र नहीं होता, इसका नाम होता है सांगपो। टी सांगपो, टी जहां पे साइलेंट होता है तो इसको हम बोलते हैं कि तिब्बत में इसका नाम क्या है? यह है सांगपो। एक और बात है दोस्तों, इसकी लंबाई की बात करते हैं तो इस नदी की लेंथ जो है ये आपका इंडस रिवर जो कि 2900 किलोमीटर था इससे कहीं ज्यादा होती है, यानी ये इंडस से भी लंबी नदी है। कल भी जो पहला पार्ट था उसमें हम बता चुके थे आपको कि इंडिया में बहने वाली अगर सबसे लंबी नदी की बात होगी, द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग इन द इंडिया, तो आप जवाब दोगे क्या? ब्रह्मपुत्र। लेकिन भारत में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी दैट इज द गंगा। ये 2 वर्ड आपको याद रखना होगा। तो ये ब्रह्मपुत्र इंडस से लंबी होती है। जब ये अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है तब इसका नाम क्या होता है? अब इसका नाम हो जाता है दिहांग। दिहांग। अब ये नदी ब्रह्मपुत्र भी नाम आया ही नहीं है, पहले क्या नाम था? सांगपो, और जैसे अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है इसका नाम हो गया दिहांग। क्यों? यहाँ पे टकराती है नमचा बरवा की पहाड़ी से जिसकी ऊंचाई होती है 7,757 मीटर। दिहांग नदी, इसमें अब बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आके मिलती है। इनमें से जो फेमस ट्रिब्यूटरीज है उनका नाम है लोहित और दूसरी जो ट्रिब्यूटरीज है उसका नाम है दिबांग। 2 नदियां आके इससे मिलती हैं, छोटी छोटी नदियां। ठीक है, एक का नाम है लोहित, हम किनारे यहां लिख देते हैं लोहित, LOHIT लोहित, और दूसरा जो है वो आके मिलती है उसका नाम है दिबांग। ये 2 ट्रिब्यूटरीज आके इससे मिलती हैं और अब इस नदी में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है। चूंकि ये एरिया भी ऐसा है जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, आपको पता है मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है, तो ये पूरा जो एरिया है यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से इस नदी में जो कि पानी बहुत कम थी अब पानी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी चीज, इससे ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी मिलती हैं जिनकी वजह से इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल अपने चरम सीमा पे होती है। और अब असम में आता है तो इसका नाम होता है फाइनल, अब यहाँ पे इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। अब इसमें पानी इतना ज्यादा होता है कि ओवरफ्लो होने लगता है और हर साल ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से असम में और इधर बांग्लादेश में इन दोनों जगहों पे काफी ज्यादा बाढ़ का भी, फ्लड का भी सामना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और आपको हम पिछला डिस्कस कर चुके थे पिछले क्लास में कि जब ये ब्रह्मपुत्र नदी में आती है तो यहाँ पे ये गंगा से मिलती है और फाइनल इनका नाम पड़ता है मेघना। ये सब हम बता चुके थे। इसका ये लोग यहाँ पे एक सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं, इसके बारे में हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है दोस्तों, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हो गई। फिर से ध्यान से सुनना, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम सांगपो नदी है। ये जो इंडस रिवर था, इंडस रिवर से थोड़ी सी ये लंबी नदी है। इंडिया में होने वाली सबसे लंबी नदी यही होती है। इसका नाम सांगपो है। नमचा बरवा से कट के ये अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है। इस समय इसका नाम दिहांग होता है। ठीक है, फिर जब आती है तो इससे कुछ नदियां ट्रिब्यूटरी मिलती हैं, उनमें से जो फेमस है वो है लोहित और दिबांग। अब आगे आने के बाद इसका नाम असम में पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। फिर जब ये आगे बढ़ती है तो फाइनल बांग्लादेश में गंगा से मिलने के बाद इनका नाम पड़ जाता है मेघना। ये हो गया ये पूरे ब्रह्मपुत्र के बारे में। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना होगा। ये फाइनल गिरती कहाँ है? ये गिरती है बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में। उससे पहले यहाँ पे एक सुंदरवन डेल्टा बनाती है जो कि रॉयल बंगाल टाइगर के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। क्लियर? तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का हिमालयन रिवर्स वाला जो पोर्शन था वो यहीं पे खत्म होता है। अब अगर हमें बात करना है तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है पेनिनसुलर रिवर के बारे में। ठीक है,
अगर पेनिनसुलर रिवर के बारे में बात करते हैं तो उसमें हमको ध्यान देने वाली जो चीज है वो ये है कि इसको इरेज कर लेते हैं। चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर के बारे में बात करते हैं तो कुछ फेमस पेनिनसुलर रिवर में सबसे पहले आता है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। ये फेमस पेनिनसुलर रिवर है, तो इनके बारे में हमें डिस्कस करना है। उनसे पहले हम दो नदियों के बारे में बात करते हैं। सारी नदियां जो है ईस्ट से वेस्ट टू ईस्ट बहती है, लेकिन दो नदियां ऐसी हैं जो कि ईस्ट से वेस्ट में बहती है। सारी नदियां वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन दो नदियां ऐसी हैं जो कि ईस्ट से वेस्ट में आती हैं, और उनके बारे में हम पिछले क्लास में बता चुके थे। नाम है नर्मदा और तापी। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं नर्मदा के बारे में। नर्मदा ये एक ऐसी रिवर है जो कि एमपी मध्य प्रदेश में ये ओरिजिनेट होती है अमरकंटक हिल्स से। अमरकंटक की पहाड़ी से ये ओरिजिनेट होती है और ये बहते हुए वेस्ट डायरेक्शन में, यानी ये पहली ऐसी नदी है जो कि ईस्ट से वेस्ट में बहती है, और ये वेस्ट डायरेक्शन में बहते हुए कहां चली जाती है, ये आके अरेबियन सी में गिरती है। ठीक है, लेकिन अरेबियन सी में गिरने से पहले दोस्तों ये काफी ज्यादा पिक्चराइज लोकेशन का निर्माण करती है, यानी बहुत अच्छे पिक्चर सीनरी वाले लोकेशन का निर्माण करती है। ये गार्ज से होते हुए बहती है, गार्ज का भी निर्माण करती है। और सबसे खास बात, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके पास ये मार्बल रॉक से होते हुए जब बहती है तो ये काफी ज्यादा ढलान से होकर बहती है, जिसकी वजह से ये जबलपुर में एक बहुत बड़े जलप्रपात का निर्माण करती है। जलप्रपात जिसे हम बोलते हैं वाटरफॉल। ठीक है, तो एक बहुत बड़े वाटरफॉल का निर्माण करती है जिसका नाम है, ध्यान से देखिएगा, मध्य प्रदेश के जबलपुर में ये एक वाटरफॉल बनाती है जिसे बोलते हैं धुआंधार वाटरफॉल, या इसे हम कह सकते हैं वाटरफॉल का मतलब झरना, जहां पे काफी ऊंचाई से पर्वतों से जो पानी नदियां होती हैं बहुत ही तेजी के साथ नीचे की तरफ गिरती है। आप अक्सर सुने होंगे झरना के बारे में, तो ये झरना को भी यहाँ पे निर्माण करती है। ठीक है, इसके बाद इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज होते हैं दोस्तों। ठीक है, इनकी ट्रिब्यूटरी जो होती हैं, लेकिन इनकी ट्रिब्यूटरी जो है काफी छोटी छोटी नदियां हैं, और उनकी खासियत यह है कि ये ट्रिब्यूटरी जब भी इससे मिलती हैं तो वो 90 डिग्री पे मिलती हैं, परपेंडिकुलर मिलती हैं, लंबवत मिलती है। फिर से एक बार इसके बारे में हम सब कुछ बताते हैं, आप ध्यान से सुनना। नर्मदा नदी की बात करते हैं तो ये रिवर जो है एमपी के अमरकंटक हिल से ओरिजिनेट होती है और अरेबियन सी की तरफ यानी वेस्ट डायरेक्शन में ये बहने लगती है। ठीक है, इस बीच में ये काफी ज्यादा पिक्चराइज लोकेशन का निर्माण करती है, पिक्चराइज सीन का निर्माण करती है। ये बीच में रास्ते में गार्ज का भी निर्माण करती है, गार्ज से होते हुए बहती है। और जब ये मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास मार्बल की चट्टानों से जब गुजरती है तो उस समय इसका ढलान काफी तीव्र होता है, काफी तेज होता है, जिसकी वजह से ये जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात या धुआंधार वाटरफॉल का भी निर्माण करती है। क्लियर है दोस्तों? इसके अलावा हम बात करते हैं कि इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज होती है काफी छोटी छोटी होती है, और वो सब के सब इससे 90 डिग्री यानी लंबवत यानी परपेंडिकुलर मिलती है। और ऐसे इसके बारे में हम आपको बताए थे कि जब भी 90 डिग्री पे मिलती हैं तो इस पैटर्न को क्या बोलते हैं? ट्रेलिस पैटर्न। पहले लेक्चर में हमने बताया था। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होगा कि जो लोग पहला लेक्चर इसका नहीं देखे हैं, पहला पार्ट नहीं देखे हैं, वो जरूर देखें, वो काफी इंपॉर्टेंट था। तो ये ट्रेलिस पैटर्न यानी 90 डिग्री पे सब सारी इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं सब के सब इससे 90 डिग्री पे मिलती हैं, ये इसकी खासियत है। दोस्तों नर्मदा नदी की बात की है तो अभी भी बता दें कि इसका जो ड्रेनेज बेसिन है, बेसिन का मतलब ये किन किन एरिया को कवर करता है, तो ये स्पेशली केवल और केवल 2 राज्यों को कवर करता है। वो दोनों राज्य कौन है, दोनों स्टेट्स कौन है? तो नाम है एमपी यानी मध्य प्रदेश और दूसरा है गुजरात, यानी ये 2 राज्यों को टच करती है। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं तो ये ऐसे आप कर सकते हो, ऐसे है, मतलब ये एमपी और गुजरात 2 राज्यों से होते हुए बहती है। यानी इसकी ड्रेनेज बेसिन की जब भी हम बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेट है, एमपी मध्य प्रदेश और दूसरा है गुजरात। बस इतना ही है नर्मदा नदी के बारे में। अगर आप इतना क्लियर करते हो तो इसका मतलब आपका इतना पॉइंट क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं तापी नदी है। ये दूसरी ऐसी नदी है जो कि ईस्ट टू वेस्ट बहती है। तापी ये सेकेंड ऐसा रिवर है जो कि ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करता है। अब ये तापी ये कहां से ओरिजिनेट होती है तो इसका बात करते हैं। ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिला, बैतूल डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे बैतूल मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट के
सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा की जो पहाड़ी है वहां से ओरिजिनेट होती है। और ये भी बिल्कुल नर्मदा के ठीक पैरेलल ये भी बहते हुए और अरबियन सी में गिरने का काम करती है। ठीक है, तो कभी भी पूछा जाएगा, अक्सर ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना, एसएससी में, बैंकिंग में, सब एग्जाम में कि दो नदियों का नाम बताइए जो कि ईस्ट टू वेस्ट बताया, तो आपका जवाब होगा नर्मदा और तापी। तो ये भी ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन की तरफ आती है और बिल्कुल नर्मदा के पैरेलल आती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसकी लंबाई बहुत ही कम होती है, लंबाई में बहुत ही छोटी होती है। अगर हम बात करते हैं इसके ड्रेनेज बेसिन की कि ये किन किन राज्यों को कवर करता है, तो इसमें आते हैं 3 स्टेट। वो तीनों स्टेट होते हैं एमपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, और तीसरे नंबर पे जो आता है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का भी कुछ छोटे से पोर्शन को ये टच करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 राज्य हैं, 3 स्टेट है जहां से होके ये बहती है, यानी कि ड्रेनेज बेसिन की बात करते हैं तो 3 स्टेट। फिर से ध्यान से सुनना दोस्तों, तापी नदी की बात करते हैं तो ये एमपी के बैतूल जिले के सतपुड़ा रेंज से ओरिजिनेट होती है। ये नर्मदा के बिल्कुल पैरेलल बहते हुए अरबियन सी में गिरती है। ये भी अपने रास्ते में गाज का निर्माण करती है, गाज से होते हुए बहती है, और ये चूंकि लंबाई में नर्मदा से छोटी होती है, ये 3 राज्यों को ड्रेनेज बेसिन, यानी इनका बेसिन किन राज्यों को कवर करती है, तो वो है एमपी, गुजरात और महाराष्ट्र। ये तापी के बारे में है, क्लियर है। इनके अलावा कुछ और भी नदियां हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट बहती हैं, लेकिन वो नदियां इतनी छोटी हैं दोस्तों कि उनका जिक्र हम नहीं करते हैं, उन्हें नेग्लेक्ट मान लेते हैं, बहुत ही छोटी होती हैं। ठीक है ना, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो उनमें से कुछ नदियों का नाम हम बस बता देते हैं आपको। माही, साबरमती और भरतपूजा। ये 3 नदियां ऐसी हैं, ठीक है, जो काफी छोटी हैं, लेकिन ये भी ईस्ट टू वेस्ट की तरफ बहती हैं, तो इसलिए इनके बारे में नहीं पढ़ते क्योंकि ये काफी छोटी नदियां हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि इनके अलावा अब उन नदियों की बात करते हैं जो वेस्ट टू ईस्ट बहती है, और इसमें सबसे नंबर 1 पे आता है गोदावरी। दोस्तों इस पे आपको ज्यादा फोकस करना होगा क्योंकि गोदावरी साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ठीक है, या फिर अगर हम कभी भी बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर में सबसे लंबी नदी का नाम, तो आपका जवाब होगा गोदावरी। गोदावरी के बारे में बात करते हैं तो ये आपको बता दें इसका ओरिजिनेट कहां से होता है। ये महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में वेस्टर्न घाट जो है वहां से ये ओरिजिनेट होती है। इसकी जो लंबाई होती है वो लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर होती है। ये साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है और इसीलिए इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। दक्षिण गंगा क्यों? क्योंकि ये साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है। ये कहा, ये बिल्कुल पूरब की ओर बहते चली जाती है और फाइनल जाके बे ऑफ बंगाल में ये गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, वैसे इस तरह से नहीं है, ये हम दिखाने के लिए बताए हैं, ऐसे ये काफी घुमावदार होता है। ठीक है, और ये घुमावदार के साथ साथ अगर हम इसका ड्रेनेज बेसिन की बात करते हैं, किन किन एरिया को कवर करता है, तो आपको याद रखना होगा कि महाराष्ट्र, एमपी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होते हुए ये, यानी इसके ड्रेनेज बेसिन में 4 राज्य होते हैं। वो कौन कौन? महाराष्ट्र, इनके अलावा मध्य प्रदेश, फिर आता है उड़ीसा और लास्ट आता है आंध्र प्रदेश। यानी इसके ड्रेनेज बेसिन में ये 4 राज्य होते हैं। इन 4 राज्यों को ये कवर करती है। इस नदी का फिर से नाम बता दे रहे हैं, ये कौन सी नदी है? गोदावरी। साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी गोदावरी, दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। अगर पूछा जाता है पेनिनसुलर सबसे लंबी नदी, तो उसमें भी आप नाम लोगे किसका? सिर्फ और सिर्फ गोदावरी रिवर का। अब दोस्तों इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं, तो इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है। उनमें जो फेमस ट्रिब्यूटरीज है उनका नाम लिखते हैं हम। पहले नंबर पे है वेनगंगा। दूसरे नंबर पे है पेनगंगा। तीसरे नंबर पे है मांजरी या मांजरा भी कह सकते हो। चौथे पे है प्राणहिता। पांचवे पे है पूर्णा। छठे पे है वर्धा। ये जो 6 है ये इनके ट्रिब्यूटरीज हैं। कभी भी कोई पूछता है कि इनके ट्रिब्यूटरीज का नाम बताओ, तो आप बिल्कुल इजीली बता सकते हो। वेनगंगा, पेनगंगा, मांजरा, प्राणहिता, वर्णा एंड
वर्धा एंड पूर्णा। ये इनके क्या है, ये इनके ट्रिब्यूटरीज के नाम है। क्लियर है, ये आपको बिल्कुल दिमाग में हमेशा बनाए रखना होगा। तो इतना ये हो गया आपका गोदावरी के बारे में। फिर से एक बार और बता देते हैं, गोदावरी जो है महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से वेस्टर्न घाट से ये ओरिजिनेट होती है। ये ईस्टर्न मूवमेंट करती है। ये 4 राज्यों को, 4 बेसिन, मतलब इसका अगर ड्रेनेज बेसिन की बात होती है 4 राज्यों को कवर करती है। महाराष्ट्र, इसके अलावा MP, उड़ीसा और AP आंध्र प्रदेश होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। 1500 किलोमीटर की लंबाई होती है। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे गोदावरी के बाद कृष्णा के बारे में। कृष्णा नदी, इनके बारे में पहले से इरेज कर लेते हैं। देखो दोस्तों, जब भी हम सीक्वेंस में बात करते हैं तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन 3 नदियों का नाम बिल्कुल सीक्वेंस वाइज आता है। ठीक है, तो अब सेकंड नंबर पे हमारा आता है कृष्णा नदी। मतलब गोदावरी के जस्ट बाद हम कृष्णा नदी की बात करते हैं। कृष्णा नदी के ओरिजिनेट की बात करते हैं तो कृष्णा नदी जो है ये कृष्णा नदी जो है ये भी महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से वेस्टर्न घाट से ये भी ओरिजिनेट होती है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर के लगभग आसपास होती है और ये भी क्या पूरब दिशा में बहते हुए, ईस्ट दिशा में बहते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है ना, इनके बारे में और भी कुछ खास बातें हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसके ड्रेनेज बेसिन की, ये किन राज्यों को या किन एरिया को ये कवर करती है, तो इसमें नाम आता है महाराष्ट्र, कर्नाटका और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फिर से एक बार बता देते हैं। कृष्णा नदी का कहां से ओरिजिनेट होता है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर यानी वेस्टर्न घाट से ही ये भी रिलीज होती है और 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। ये भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ये बिल्कुल गोदावरी के पैरेलल ही ये भी बहते हुए, ये घूमते हुए बहते बहते आके गिरती है। इसके भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं। इनके ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो वो फिलहाल बात करेंगे। फिलहाल बेसिन का मतलब ये किन एरिया को कवर करती है, तो उसमें आपके 3 स्टेट्स दिखाई देते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, इनके अलावा हम बात करते हैं कि इनके ट्रिब्यूटरीज की, तो इसके ट्रिब्यूटरीज को भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा। वो है, लगातार हम लाइन से बोलते चलते हैं, भीमा घाट प्रभा, मूसी, कोयना और तुंगभद्रा। ये लाइन से इसके ये 5 फेमस ट्रिब्यूटरीज के नाम हैं। ठीक है, जब भी इनके ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात होगी तो हम फिर से एक बार सब कुछ शुरू से बता देते हैं कि जब भी कृष्णा नदी की बात होती है तो दोस्तों कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्न घाट से ही, और ये पूरब दिशा में बहते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसकी जो लेंथ होती है 1400 किलोमीटर होती है। ठीक है, और जब भी इसके ड्रेनेज बेसिन की बात होती है दोस्तों तो आपको ध्यान रखना होगा कि ड्रेनेज बेसिन में महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश 3 राज्य शामिल है। जब भी इनके ट्रिब्यूटरीज की बात होती है तो ट्रिब्यूटरीज में स्पेशली आपको 5 याद रखना होगा, दैट इज द भीमा, मूसी, घाट प्रभा, कोयना और लास्ट में तुंगभद्रा। क्लियर है इतना? इसके अलावा ठीक, ये फेमस है अपने पावर जो भी प्रोजेक्ट है उनके लिए, यानी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जिनको हम लोग जानते हैं। तो ये बिजली के लिए यहाँ पे जो डैम बनाए जाते हैं उसके लिए काफी फेमस है और स्पेशली यहाँ पे 2 डैम है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। एक का नाम है कोयना डैम। ठीक है, ये कोयना आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रिब्यूटरी में है, तो एक का नाम है कोयना डैम और दूसरे का नाम है नागार्जुन सागर डैम या नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए कृष्णा नदी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इतना पर्याप्त है। ठीक है, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, और लास्ट अब हम बात करेंगे इसके बारे में तो उसे हम बोलते हैं कावेरी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी लाइन से ये तीनों आते हैं। कावेरी जो है सबसे साउथ में है। ठीक है, ये भी ऐसे फ्लो करते हुए ये जाती है। ये कहां से निकलती है? तो दोस्तों इसके लिए आप बोलोगे कि कावेरी जो रिवर है ये भी वेस्टर्न घाट से ही निकलती है। वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है। ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हुए बे ऑफ बंगाल में
गिरती है। इसकी भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन ये छोटी नदी है, फिर भी ट्रिब्यूटरीज के मामले में इसका काफी ज्यादा नाम लिया जाता है। इसकी जो लेंथ होती है 760 किलोमीटर होती है, 760 किलोमीटर होती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज की जब नाम आता है तो वो आपका है अमरावती, ठीक है, अमरावती, हेमावती, इनके अलावा भवानी या भाविनी भी कह सकते हैं, और काबिनी। ये 4 इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर से एक बार हम बता देते हैं, जब भी बात हम करते हैं कावेरी के बारे में दोस्तों, तो आपको याद रखना होगा ये भी वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है, ये भी ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, बे ऑफ बंगाल की तरफ ये बहते हुए जाती है, ठीक है। ये एक छोटी नदी है, लेकिन ट्रिब्यूटरीज इसके काफी ज्यादा फेमस है। ट्रिब्यूटरीज के मामले में इसका नाम लिया जाता है। इनमें मेन जो ट्रिब्यूटरीज है वो है 4, जिसे बोलते हैं हेमावती, अमरावती, भाविनी और काबिनी। ये चारों इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। दोस्तों इसकी एक खास बात ये है ना कि ये एक इंडिया का 2nd नंबर का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल बनाती है वो कावेरी नदी ही है, और उसका नाम अक्सर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना होगा उसका नाम है शिव समुद्रम, ठीक है, शिव समुद्रम। कई बार पूछा जाता है शिव समुद्रम। ये वाटरफॉल किस नदी पे है, तो आपका जवाब होना चाहिए कावेरी। कावेरी नदी पे ही ये वाटरफॉल का निर्माण होता है। क्लियर है? ये हो गया इसके बारे में। अगर हम बात करते हैं, अब एक पॉइंट और बचा है, वो क्या है, इसका ड्रेनेज बेसिन कौन सा है, किन किन राज्यों से होकर बहती है। तो दोस्तों आपके सामने इनका नाम है केरल, केरला, कर्नाटका और साथ ही साथ तमिलनाडु। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, यानी कि ये 3 स्टेट से होके ये बहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका कावेरी का ड्रेनेज बेसिन, और इसी के साथ ये कावेरी भी समाप्त होता है। अब एक लास्ट रिवर बचा है जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है, और उसका नाम है आपका महानदी, और यही आपका लास्ट होगा इस चैप्टर के लिए। और एक बहुत बड़ा सीरीज आपका खत्म होता है, क्योंकि ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ साथ बहुत सारे आगामी जो आने वाले एग्जामिनेशन है उसमें भी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी क्लास 9th एनसीईआरटी ये तो इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं लास्ट जो है जिसे हम बोलते हैं महानदी। ये महानदी कहां से ओरिजिनेट होता है, तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ के जो हाईलैंड है, छत्तीसगढ़ का जो उच्च भूमि है हाईलैंड, वहां से ये ओरिजिनेट होता है। छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से ये ओरिजिनेट होता है, और ये छोटे मोटे टुकड़ों में ऐसे बहते बहते करके आके इधर की तरफ बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से। ठीक है, इसकी खासियत है कि इसके जो लंबाई होती है लेंथ, तो लेंथ आपको याद रखना होगा 860 किलोमीटर के लगभग होती है। इसके ड्रेनेज अगर बेसिन की बात करते हैं दोस्तों, तो आपको याद रखना होगा कि चूंकि छत्तीसगढ़ है तो एक तो छत्तीसगढ़ होगा ही, दूसरा महाराष्ट्र तक को जाती है। देखिए ऐसे घूमते हुए जाती है, ऐसे घूमते हुए थोड़ा सा पोर्शन महाराष्ट्र का टच करती है। महाराष्ट्र, झारखंड और लास्ट में ये आपका उड़ीसा। ये 4 राज्यों 1 2 3 4 ये 4 राज्यों को ड्रेन करते हुए ये नदी बहती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। फिर से एक बार ध्यान से सुन लो, महानदी। महानदी के बारे में बात करते हैं तो आपको याद रखना होगा छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से ओरिजिनेट होती है, लंबाई है 860 किलोमीटर, और इसके बेसिन है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके बारे में अगर कभी कोई पूछता है फेमस डैम, तो आपको जवाब देना होगा। एक डैम है जो इसके लिए काफी ज्यादा फेमस है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लिए भी फेमस है, उसका नाम है हीराकुंड डैम, जो कहाँ है, महानदी पे है। कौन सा डैम? हीराकुंड। अक्सर आप इसका नाम सुनते होंगे, ये काफी ज्यादा फेमस है ये डैम, ये पावर प्रोजेक्ट, ये मल्टी रिवर प्रोजेक्ट के लिए भी यूज किया जाता है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लिए भी यूज किया जाता है। तो हीराकुंड डैम ये कहाँ है, तो ये आपका इसी महानदी पे है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये इसी के साथ हमने क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में। तो इसमें हमने पढ़ा इंडस नदी के बारे में, गंगा नदी के बारे में, ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में जो कि हिमालयन रिवर्स हो गए, और उनके अलावा जब हम बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में, तो पेनिनसुलर रिवर में आपका नाम आता है नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी। इनके बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है दोस्तों, तो बस
इतना ही है। इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे ट्रिब्यूटरीज हैं, किसमें इस महानदी की बात करते हैं, लेकिन उन ट्रिब्यूटरीज को हम क्या नेग्लेक्ट कर देते हैं, उनको हम बहुत ज्यादा विशेषता, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो नाम मात्र के, उनकी कोई ज्यादा रोल, ज्यादा भूमिका नहीं है। तो बस इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। एक बड़ा चैप्टर है और इसको उम्मीद है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखें तो आपको कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आया होगा। लेकिन फिर भी अगर पे कहीं भी किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप इसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। जहां तक जितनी सुविधा हो सकती है या फिर कुछ भी अगर प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हमसे जो भी बनना पड़ेगा, जो भी बन पड़ेगा वो हम आपके साथ जरूर शामिल करेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। तो फिर दोस्तों बस इतना ही करना चाहता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके सामने बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाले कोई भी आगामी जो भी वीडियोज होंगे, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के भी हमने वीडियो इसमें शेयर किए हैं, तो वो भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और वो आपके फ्यूचर के लिए बढ़िया होगा। थैंक यू।